नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक सक्रियता क्या है। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूं, कृपया हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए एवं हमारे इस चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आइए जानें भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक सक्रियता क्या है। हमारे देश में लिखित संविधान की व्याख्या केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय तथा मौलिक अधिकारों की रक्षा के निमित्त एक स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया है। जाहिर है, उस दृष्टि से न्यायपालिका की भूमिका भारत में न्याय करने से लेकर मूल अधिकारों की रक्षा और सरकार के विभिन्न अंगों को अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में रहने के लिए निर्देशित करने तक विस्तृत है। अर्थात भारत में उच्चतम न्यायालय न सिर्फ संविधान की रक्षा करता है, बल्कि किसी भी सरकार अथवा शक्ति द्वारा उसका उल्लंघन किए जाने से भी बचाता है। भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि उसने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था दी है। शक्तियों का यह विभाजन स्पष्ट कर देता है कि संविधान का उद्देश्य किसी को भी असीमित अधिकार और शक्ति प्रदान करना नहीं है। चूँकि शक्तियों की सीमाबद्धता का निर्धारण ये संस्थाएं स्वयं नहीं कर सकती, इसलिए शासन की प्रक्रिया में इन शक्तियों के टकराव के फलस्वरूप उठने वाले विवादों के हल के लिए एक निष्पक्ष संस्था की भूमिका महत्वपूर्ण है। संसद राज्यों की विधान सभाएं या केंद्र और राज्यों की कार्यपालिका यह काम करने में तब असमर्थ हो जाती है जब उन्हीं की कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़ा किया जाता है। अतः न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या का दायित्व सौंपा गया है और इस प्रकार से वह संविधान की रखवाली करती है। लेकिन पिछले कुछ समय से बदलती राजनीति, सामाजिक परिस्थितियों के मद्देनज़र देश की न्याय व्यवस्था के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आज न्यायपालिका सिर्फ न्याय प्रदान करने का कार्य नहीं कर रही है, बल्कि एक प्रशासक, सुधारक और नीति निर्धारक की भूमिका भी अदा कर रही है। दरअसल आज की परिस्थिति में न्यायपालिका को ऐसे कार्य भी करने पड़ रहे हैं जो मूल रूप से कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में आते हैं। इसी स्थिति में जब न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, न्यायिक सक्रियता उस संवैधानिक व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास है जिसे कार्यपालिका ने तोड़ मरोड़ दिया है। यहाँ प्रश्न उठता है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आ खड़ी होती है जिसमें अदालत को इतनी सक्रियता दिखानी पड़ जाती है। अक्सर अदालतों को यह कदम आम जन की सुरक्षा के लिए ही उठाना पड़ता है। कार्यपालिका की बढ़ती हुई उदासीनता, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता और निष्क्रियता ने ही न्यायिक सक्रियता को जन्म दिया है। जेलों में वर्षों से सुनवाई की प्रतीक्षा में बंद कैदी, स्त्रियों, बच्चों और श्रमिकों का शोषण, जेल और महिला संरक्षण गिरोह की अमानवीय दशा, पुलिस अत्याचार, न्याय में देरी जैसी समस्याओं के निराकरण में कार्यपालिका की शिथिलता न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का मौका देती है। न्यायिक सक्रियता को संवैधानिक आधार प्रदान करने वाले उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश P.N. भगवती के अनुसार सरकार के प्रत्येक अंग को अपनी शक्तियों की सीमाओं में रहकर कार्य करना चाहिए तथा कानून अथवा संविधान द्वारा उन पर आरोपित दायित्वों को पूरा करना चाहिए। लेकिन आरंभ में यह समस्या यह थी कि न्यायालय किस तरह कार्यपालिका के क्षेत्र में प्रवेश करके समाज में हो रहे अन्याय तथा शोषण को रोक सकती है और उन दशाओं की उत्पन्न कर सकती है जो व्यक्ति और समाज के विकास के लिए आवश्यक है। इन समस्याओं में जो सबसे अहम समस्या न्यायालय के सामने थी वह यह कि
न्यायालय में केवल वही व्यक्ति मुकदमा कर सकता था जिसके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, और दूसरा यह कि न्यायालय किसी भी अवैधानिकता के खिलाफ तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि वह मामला औपचारिक रूप से उसके सामने न आए। लेकिन जब कार्यपालिका की उदासीनता और स्वेच्छाचारिता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई तो न्यायपालिका ने ही अपने पारंपरिक प्रतिबंधों को शिथिल करके कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में दखल दिया, जिसके परिणामस्वरूप न्यायिक सक्रियता की अवधारणा का जन्म हुआ। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका द्वारा कार्यकारिणी की शक्तियों का हस्तगणन स्वेच्छाचारी ढंग से किया गया है, बल्कि न्यायिक सक्रियता का आधार संवैधानिक है। न्यायपालिका ने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से संबंध स्थापित करके न्यायालय को कार्यकारिणी के क्षेत्राधिकार में प्रवेश करने का अवसर प्रदान किया है। न्यायालय ने इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया कि यदि कार्यपालिका संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 32 तथा 34A द्वारा तय किए गए अधिकारों और सिद्धांतों को कार्यान्वित नहीं करती है तो संविधान का संरक्षक होने के नाते न्यायपालिका का यह दायित्व और अधिकार है कि वह कार्यकारिणी को आवश्यक निर्देश दे। सन 1980 से पहले भारत में न्यायपालिका इन अर्थों में अनुदार तथा निष्क्रिय थी कि वह परंपरागत सीमाओं का आदर करते हुए जनहित के विषय में खुद से कोई पहल नहीं करती थी। वह केवल उन मामलों पर ही विचार करती थी जो प्रभावित पक्ष के द्वारा उसके सामने लाए जाते थे। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने महसूस किया कि सार्वजनिक हित की अनेक समस्याओं, जिनसे गरीब और अशिक्षित तबके का हित जुड़ा है, के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ हो रहे अत्याचार और अन्याय के निराकरण के लिए न्यायपालिका ने जनहित के वादों को मान्यता देकर सामाजिक न्याय स्थापित करने में सक्रिय भूमिका अदा की है। न्यायिक सक्रियता के तहत जनहित से जुड़े मामलों का क्षेत्र है, प्रक्रिया, लक्ष्य आदि व्यक्तिगत हित विवादों से बिल्कुल भिन्न है। यह सामाजिक न्याय को स्थापित करने और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार रूप देने का एक प्रभावी उपाय है। ऐसे तमाम मामलों में न्यायालय ने संज्ञान लिया और पीड़ित पक्ष को उसका हक दिलाया, जो समाज में दबे कुचले वर्ग से जुड़े थे। इनमें 1982 में एशियाड वर्कर्स का मामला, 1982 का बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस जैसे कई विवादों में उच्चतम न्यायालय ने कार्रवाई करते हुए प्रभावित लोगों को आवश्यक राहत देने का प्रयास किया है। न्यायिक सक्रियता को उत्प्रेरित करने में न्यायालय द्वारा जीवन के अधिकार की व्याख्या संबंधी फैसले ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले में संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए कहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में जीविका उपार्जन का अधिकार भी शामिल है। जीवन का तात्पर्य सिर्फ भौतिक अस्तित्व नहीं, बल्कि एक सम्मानपूर्ण जीवन के साथ आधारभूत जरूरतों पर अधिकार भी शामिल है। न्यायालय के इस फैसले से चिकित्सा सहायता और स्वास्थ्य अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिली। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने यह भी घोषित किया कि अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन के अधिकार में संक्रमण, जल और वायु भी शामिल है, ताकि व्यक्ति जीवन का पूरा सुख उठा सके। न्यायालय ने इस संबंध में समय समय पर ऐसे कई आदेश दिए जिससे प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को या तो बंद करना पड़ा या उन्होंने इसे रोकने के लिए कई व्यवस्थाएं की है। न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के क्षेत्र के अतिक्रमण की आलोचना भी अक्सर हुई है। आलोचकों का कहना है कि न्यायिक सक्रियता के नाम पर न्यायपालिका कार्यपालिका की शक्तियों को हड़प रही है। इस तरह का हस्तक्षेप शासन के तीनों अंगों के बीच संतुलन को समाप्त कर देगा, जिससे उनमें पारस्परिक सहयोग के स्थान पर निरंतर टकराव और विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। खासतौर पर आलोचकों को सबसे ज़्यादा आपत्ति न्यायपालिका द्वारा विधानमंडल के कार्यों में हस्तक्षेप से है।
इनके अनुसार विधानमंडल जो जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करता है की अपेक्षा न्यायालय के कुछ एक सदस्य जनहित को ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। जनहित विवादों के नाम पर न्यायपालिका का हस्तक्षेप दैनिक प्रशासन में निरंतर बढ़ता जा रहा है और स्थिति यह होती जा रही है कि इस तरह के मामले उपहासास्पद बनकर रह गए हैं। हाल के दिनों में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं जिनमें न्यायालय की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है, चाहे वह न्यायालय द्वारा पार्किंग स्थल के बारे में सरकार को निर्देश जारी करना हो या फिर किसी मरीज की निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करनी हो। ये मामले ऐसे नहीं हो सकते जिनमें न्यायालय रोज रोज हस्तक्षेप करे। हाल के दिनों में जिस प्रकार न्यायालय विधानमंडलों की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप कर रही है वह भी न्यायिक सक्रियता के ऋणात्मक पक्ष को ही दर्शाता है। जहां तक कि झारखंड विधानसभा में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को बहुमत साबित करने की डेडलाइन जारी करने पर तो लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने भी खुलकर आलोचना की और इसे विधायिका के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप बताया। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच तनाव का एक प्रसंग तब सामने आया जब दिल्ली में बिजली संकट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अदालत सुपर प्लानिंग कमीशन की तरह काम नहीं कर सकती। इसके पहले वन विभाग की विशेषज्ञ समिति के सदस्य नियुक्त करने के अधिकार को लेकर भी लोकतंत्र के इन दोनों स्तंभों के बीच टकराव की स्थिति दिखाई दी। इसके अलावा लगातार विधायिका में भी अदालतों की अति सक्रियता को लेकर असहमति दिखाई दे रही है। लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी न्यायपालिका की भूमिका पर नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। दिख रहा है कि पिछले लंबे वक्त से अदालत उन क्षेत्रों में दखल दे रही है जो आमतौर पर कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र माने जाते हैं। संविधान की 9वीं अनुसूची और पिछड़े वर्गों के आरक्षण के मुद्दे पर अदालत के रवैये से विधायिका नाखुश है। लगता यही है कि लोकतंत्र को इन स्तंभों के बीच यह टकराव पूरी तरह खत्म नहीं होगा। ऐसे में सवाल यही उठता है, आखिरकार इस समस्या का अंत क्या है? हमारे संविधान में तीनों स्तंभों के काम स्पष्टता रेखांकित किए गए हैं, फिर भी व्यवहारिक धरातल पर कहीं ना कहीं कुछ धुंधले इलाके तो हमेशा ही बने रहेंगे जिनकी व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाएगी। धीरे धीरे इन परिस्थितियों में के संदर्भ में कुछ चीज़ें ज़्यादा साफ होगी, फिर भी पूरी तरह यांत्रिक ढंग से कार्य विभाजन शायद कभी संभव नहीं होगा। ऐसे में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक, इस टकराव का रचनात्मक पक्ष देखा जाए और इससे एक ज़्यादा बेहतर लोकतंत्र के बनने के रास्ते ढूंढे जाएं। अगर यह टकराव सीमा में रहे तो निश्चय ही सबके लिए ज़्यादा कार्यकुशल और चुस्त बने रहने की गुंजाइश बनाता है। दूसरी बात यह है कि हमारे लोकतंत्र के सभी स्तंभ कहीं ना कहीं जनता की ज़रूरतों और आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे हैं। ऐसे में अक्सर जनता दूसरे स्तंभ की शरण लेती है। जैसे कार्यपालिका से असंतुष्ट होकर लोग जनप्रतिनिधियों के पास भी जाते हैं और अदालतों के पास भी। ऐसे में सिर्फ न्यायपालिका ही नहीं, विधायिका के लोग भी वे काम करते हैं जो मूलतः कार्यपालिका के काम हैं। अगर संसद सदस्यों को यह शिकायत है कि न्यायपालिका उनके कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का हनन कर रही है, तो वे खुद देखें कि वे कितने ऐसे काम करते हैं जो कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हैं। इस समस्या का हल बहुत पुराना है। अगर लोकतंत्र के सभी स्तंभ अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा विवाद छोड़कर अपने कर्तव्य ध्यान दे तो कोई समस्या नहीं बचेगी। अधिकार क्षेत्र का सीमा विवाद किनारे रखकर ही वह सार्थक संवाद भी हो पाएगा जो लोकतंत्र को बेहतर बनाता है। बावजूद इसके कुछ एक विवादास्पद मुद्दों को यदि छोड़ दिया जाए तो यह सही प्रतीत होता है कि न्यायपालिका की सक्रियता ने सामाजिक न्याय को स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। निसंदेह इस दृष्टि से
न्यायिक सक्रियता स्वागत योग्य है, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि अति सक्रियता के भी खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। अतः न्यायपालिका को भी संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। दूसरी ओर यदि कार्यपालिका निष्पक्षता से अपना कार्य करे तो न्यायालय को उतना सक्रिय नहीं होना पड़ेगा जितना कि वह आज है। वास्तविकता तो यही है कि कार्यपालिका की अक्षमता के कारण ही न्यायपालिका को सक्रिय होना पड़ता है। यह सहज है कि आज का समाज अधिक सजग और जागरूक हो गया है और वह यह भली भांति जानने लगा है कि कहाँ न्यायपालिका सही है और कहाँ कार्यपालिका। उसे इस बात का आभास हो चुका है कि जब भी किसी मामले में कार्यपालिका से चूक होती है तो शीघ्र ही न्यायपालिका सक्रिय हो जाती है। और सच तो यही है कि समाज के लिए भी यह एक अच्छा संकेत है, क्योंकि इसकी तह में आम आदमी की सुरक्षा ही सर्वोपरि होती है। आखिर अदालतों की सक्रियता से आम आदमी को राहत तो मिलती ही है। न्यायपालिका पर सवाल उठने से पहले उसके फैसलों को सही नीयत से देखने की कोशिश करनी होगी। साथ ही यदि कार्यपालिका निष्पक्षता से अपने कार्यों का अंजाम दे तो न्यायपालिका पर न अनावश्यक बोझ बढ़ेगा और न ही इस तरह के विवाद ही सामने आएंगे। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।